हेलो आरबीसियंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो लास्ट क्लास में हमने सीवेज ट्रीटमेंट शुरू किया था और सीवेज ट्रीटमेंट 5 मार्क्स लॉन्ग टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती रही है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में मैंने आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया था, ठीक है। और अब बारी है हमारे थर्ड पार्ट की। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थर्ड नंबर, दैट इज़ टर्शियरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे टर्शियरी ट्रीटमेंट। जैसे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट आप पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप पढ़ चुके हैं और अब बारी है टर्शियरी ट्रीटमेंट की, ठीक है। एक बार थोड़ा पीछे से बैकअप लेते हैं हम कि एग्जैक्टली सीवेज ट्रीटमेंट होता क्या है। तो सीवेज का मतलब होता है वेस्ट वाटर, जो कि सूखे कूड़े कचड़े यानी कि गार्बेज के साथ जब नालियों का पानी मिल जाता है तो उसको हम सीवेज कहते हैं, ठीक है। अब बारी आई कि ये डायरेक्ट ये नालियों का पानी तालाब में, नदी में जाकर मिल रहा था, जिससे एक्वेटिक लाइफ को खतरा हो रहा था। तो हमने सोचा कि सीवेज की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, इसको थोड़ा लेस पॉल्यूटेड बनाना चाहिए, इसकी थोड़ी सफाई करनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले शुरू किया था प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें एक टैंक लिया गया था और इसमें फिल्ट्रेशन यानी कि पानी को छाना गया, जिससे बड़े बड़े सॉलिड कूड़े कचड़े तो बाहर निकल गए और जो थोड़ा बहुत सेडिमेंटेशंस थे, जो थोड़ा बहुत आपके पेबल्स वगैरह रॉक्स थे, वो सारे के सारे सेडिमेंटेशन से नीचे की तरफ बैठ गए थे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सिर्फ वेस्ट वाटर बच गया उसको हमने कहा था इफ्लुएंट। आप ये सारी चीज़ें पीछे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, यानी कि जो इसके पहले की वीडियो है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इफ्लुएंट जो था इसको हमने सेकेंड टैंक में भेजा और सेकेंड टैंक का नाम रखा गया था एरेशन टैंक, ठीक है। एरेशन टैंक क्यों रखा गया था? क्योंकि इसमें एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं और एरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं इस वेस्ट वाटर को धीरे धीरे प्योरीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एरोबिक माइक्रोब्स होने की वजह से आपको एक टर्म पढ़ाया गया था, दैट वाज बीओडी, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जब एरोबिक एजेंट इस पानी को साफ कर रहा है तब उसे ऑक्सीजन की नीड होगी और ऑक्सीजन के इस्तेमाल को ही हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जितना गंदा पानी हो रहा था उतनी ज़्यादा बीओडी बढ़ रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा खर्च हो रहा है पानी को साफ करने में। और जब हम फाइनली देखते हैं कि बीओडी अब कम हो गई है, ऑक्सीजन डिमांड अब कम हो गया है, तो इससे क्लियर हो जाता था कि जो वेस्ट वाटर है वो अब थोड़ा प्यूरिफाई हो चुका है। तो हम इस प्रोसेस को रोक देते हैं और अब इसके बाद जो थोड़ी बहुत गंदगी इसमें इनऑर्गेनिक इफ्लुएंट की है, जो नॉन कार्बनिक जो इसमें इफ्लुएंट मिक्स हैं, जिस पर एरोबिक माइक्रोब्स काम नहीं कर सकते, उनके लिए एनएरोबिक माइक्रोब्स चाहिए, तो उसी के लिए हम करेंगे प्रोसेस नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर एक और टर्म आपको दिखाया गया था सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया और फंगस दोनों मिलके यहाँ पे थोड़ी कॉलोनी बना लेते हैं और दोनों मिलके काम शुरू कर देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कॉलोनी को फ्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे टर्शियरी ट्रीटमेंट में, देखते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, टर्शियरी ट्रीटमेंट को मैं यहाँ से अगर कंसीडर करूँ, अगर आपको बेसिक समझाने के लिए, तो मैं आपको बता दूँ टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम टैंक नंबर 3 का यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ टैंक नंबर 3 और इस टैंक नंबर 3 का नाम ही है एनएरोबिक, दिस इज नोन एज एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इस टैंक को कहते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, यानी कि जो भी इसमें वेस्ट मटेरियल आया फाइनली वो 100% डाइजेस्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर काम जो होगा एनएरोबिकली होगा, ठीक है। अब बारी आती है कि व्हाट इज़ दिस स्लज। एनएरोबिक से तो समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, डाइजेस्टर मतलब ये अंदर के सारे हार्मफुल वेस्ट को डाइजेस्ट करवा देगा, लेकिन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लज। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ तो यहाँ पर जो वाटर है उस वाटर के अंदर से ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ख़त्म किया गया, लेकिन अभी उस वाटर में कुछ अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे और कुछ अमाउंट में फंगस प्रेजेंट होंगे, यानी कि फ्लॉक्स जो होंगे वो थोड़ा बहुत प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यही फ्लॉक्स तो अंदर की गंदगी साफ कर रहे थे, ठीक है। अब इस पूरे पानी में जिसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट अभी बचा हुआ है, इस पूरे पानी को अगर हम इस टैंक में डालें तो इसमें से वो पानी जिसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस भी एक्टिव हैं और ये चीज़ पूरी की पूरी इसमें ट्रांसफ़र की जा रही है, थोड़ा सा अमाउंट हम इसमें छोड़ते हैं, वो आपको बताया जाएगा बाद में। तो यानी कि इस टैंक का जो पानी है उसको अब फाइनली हम डाइजेस्टर टैंक में डालेंगे। तो डाइजेस्टर टैंक में जब हम इसको डालेंगे तो इसमें जो वाटर है
जो वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, उसके साथ साथ फ्लॉक्स की भी कुछ कॉलोनी आ जाएगी। मतलब कि कुछ बैक्टीरिया और फंगस जो इस टैंक में थे वो भी इसमें आ गए। इसीलिए हम इसको कहने लगते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। वाई एक्टिवेटेड स्लज? क्योंकि इसमें एक एक्टिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है पहले से। बैक्टीरिया और फंगस इस पानी में पहले से एक्टिव हैं, तो एक्टिवेटेड फॉर्म में इसमें ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। और अब ये आया है टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में, जिसमें जो वेस्ट वाटर हम सेकेंडरी टैंक से डालते हैं उसमें कुछ फ्लॉक्स की मात्रा भी चली आती है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, अब ये इसमें आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट में ये जो इफ्लुएंट में बैक्टीरिया मिला हुआ है, थोड़े से अमाउंट में बैक्टीरिया फंगस को इसी एरेशन टैंक में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि अगर ये थोड़े से अमाउंट में एरेशन टैंक में रहेगा तो ये इनोक्यूलम का काम, तो ये किसका काम करेगा? इनोक्यूलम का काम करेगा। मतलब ये पहले से इसमें है। तो जब वापस याद करिए आप प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन के बाद जब आप वेस्ट को इस टैंक में लाएंगे तो तुरंत ये बैक्टीरिया और फंगस काम शुरू कर देगा। अगर ये इस पूरे बैक्टीरिया और फंगस की कॉलोनी को आप इसमें लाके ख़त्म कर देंगे तो फिर इसमें काम करने के लिए दोबारा से बैक्टीरिया बचेगा नहीं। इसीलिए कुछ अमाउंट में फ्लॉक्स को हम सेकेंडरी टैंक में ही छोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं इनोक्यूलम, और कुछ इसमें से इसमें चले आते हैं। जो इसमें चले आते हैं टर्शियरी टैंक में, उनको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेटेड स्लज? तो एक्टिवेटेड स्लज is the result of secondary treatment in which the waste water consists of the colony of flocks also। यानी कि इसमें बैक्टीरिया फंगस भी चले आते हैं। ठीक है, इनोक्यूलम क्यों छोड़ा गया? ताकि प्रोसेस दोबारा जब रिपीट हो तो बैक्टीरिया और फंगस पहले से ही सेकेंडरी टैंक में अवेलेबल हो। इसीलिए हम इसको इनोक्यूलम के फॉर्म में सेकेंडरी टैंक में रहने देते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और फाइनली जो है हमारा टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब करते हैं डेफिनेशन। देखिए टर्शियरी ट्रीटमेंट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। इसके लिए जो जो मेन पॉइंट है वो सारे मेन पॉइंट्स ही आपको दिए जाएंगे, ताकि एग्जाम में आपका जो नोट्स हो वो काफ़ी समराइज रहे, आपको आसानी हो। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट जो होती है, इसमें सबसे पहले जो आपको नाम याद रखना है दैट इज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का नाम होगा इसमें एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक। इसमें जो टैंक है इसका नाम क्या होगा? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी कि इसके काम करने का प्रोसेस क्या है। काम करने का प्रोसेस है कि इसमें एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, यानी कि एनएरोबिक माइक्रोब्स are used to destroy inorganic waste। यानी कि जो इनऑर्गेनिक वेस्ट पानी में मिला हुआ है उसको अब खत्म करने के लिए एनएरोबिक माइक्रोब्स चाहिए। अब क्या होता है, यहाँ देखिए एनएरोबिक माइक्रोब्स तो आएंगे इसमें और उसको ख़त्म भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर चीज़ जो आती है टर्शियरी ट्रीटमेंट में वो होता है एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड स्लज में क्या होगा, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का रिजल्ट था, जो वाटर प्लस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, यानी कि द वेस्ट वाटर प्लस फ्लॉक्स। ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। और एक्टिवेटेड स्लज में सबसे पहले एनएरोबिक डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगी, तो प्रोसेस विल बी एनएरोबिक डाइजेशन, एनएरोबिक डाइजेशन। और एनएरोबिक डाइजेशन होने से पानी के अंदर के सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म हो जाने के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है, तो रिज़ल्ट के फॉर्म में यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। गैसेस प्रोड्यूस, गैस के फॉर्म में अंदर के इनऑर्गेनिक
जो भी मटेरियल है ना उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है और गैस के फॉर्म में इनका प्रोडक्शन होता है। तो जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं दैट आर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सम अमाउंट ऑफ H2O, ETC। ठीक है, तो H2O in the form of vapors also and along with this कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो रिलीजेस। यानी कि यहाँ पर जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो एक तरह से बायोगैस बनकर प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, और बायोगैस प्रोडक्शन और भी डिटेल में मिथेनोजेंस बैक्टीरिया की मदद से हमारे वीडियो में बनी हुई है। तो अगर आप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इससे काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, खासकर CBSE बैच जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए मैं बता दूं, तो आप प्लीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंडस्ट्रियल यूज़ ज़रूर याद कीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीवेज ट्रीटमेंट ज़रूर पढ़िए। ये सारी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में माइक्रोब्स वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड और आखिरी टॉपिक जिसको हम कहते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट, दिस वाज आवर ओवरऑल सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनएरोबिक माइक्रोब्स जो कि इनऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट के रूप में आ रहा है उसको एक्टिवेटेड स्लज कहा गया है क्योंकि पहले से ही उसमें काम एक्टिव है। पहले से कौन उसमें काम कर रहा था? बैक्टीरिया और फंगस, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को हटा रहे थे बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक मैकेनिज्म, लेकिन अब खुद उनको भी डैमेज करना पड़ेगा और उनको भी डैमेज करने के लिए हमने क्या किया? प्रोसेस शुरू की एनाएरोबिक। तो एनाएरोबिक डाइजेशन में एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं जो इस बैक्टीरिया और फंगस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फाइनली पानी में से जो वेस्ट था, सॉलिड वेस्ट तो हटा ही हटा, साथ में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट भी हट गए एंड द वाटर जो कि नालियों से आ रहा था अब वो उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं है। 1 से 2% पॉल्यूशन बचता है, 100% वाटर प्योर नहीं होता, लेकिन एक्वेटिक लाइफ को उससे खतरा नहीं होता है। तो इस तरह से गंगा एंड यमुना नदी को साफ करने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट, ओवरऑल वी कैन से सीवेज ट्रीटमेंट शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। वीडियो को ज़रूर देखिए और सारे प्लेलिस्ट से इस चैप्टर को एक बार अच्छा से रिवीजन कीजिए। अगली वीडियो आपके लिए आने वाली है चैप्टर 12 की, क्योंकि चैप्टर 12 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगली चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि है NCERT का चैप्टर नंबर 12। तो अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सपोर्ट RBC ऑनलाइन। थैंक यू सो मच।